हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुने। मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज़ की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सर की मसाज भी कर रही थी। अचानक मेरे कमरे में मेरा भाई आया। कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से ये मुलाजिम भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहना, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा जूस लेकर आता हूँ। उसे पियोगी तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। आर्यन की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना। मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। आर्यन कमरे से बाहर निकल गया और कुछ देर बाद ठंडे जूस के साथ वो कमरे में वापस आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। दुनिया में बहुत ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेर सारी दुआएं देने लगी और उसका लाया हुआ जूस पीने लगी। जूस पीने के बाद मैंने ग्लास एक साइड पर रख दिया और लेट गई। आर्यन कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम सो जाओगी तो तुम्हें बेहतर महसूस होगा। वो मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था और दर्द भी कम होने लगा था। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद की वादियों में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ से खुली। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। मुझे हैरत का झटका लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो यकीनन मैं गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब लोग बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। मुझे देखकर आर्यन खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, अंजू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करो। अगर नौकरानी नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखे तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। मैं काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। इसलिए मेरी मम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थी जहां पापा करते थे। मैं और आर्यन कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मी की वजह से छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से आर्यन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मेरी छुट्टियां शुरू हुई थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबाने लगता। मैं उसे मना करती, मगर वो कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती, मगर एक रात जो कुछ हुआ उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या आर्यन कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हुआ है। आहिस्ता से चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी, मगर मैं पूरी नींद में नहीं थी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले
हमेशा दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर खुद कैसे खुल सकता था। मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाज़ा लॉक करने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। दरवाज़ा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहाँ पर भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब मेरे साथ हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त आर्यन भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। मैं पानी पीकर दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वो भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वो ज़िद करने लगा, मैं आपको अकेले किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं, मैं यहीं पर सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं पर सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देख रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा चेहरा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। आज मेरा भाई बहुत खुश लग रहा था। जाने क्या वजह थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज़ ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो वो तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अंजू दीदी, आप अपने बालों को खोल दीजिए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगती। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात न मानी और खुद ही मेरे बाल खोलकर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों का मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड के नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सिराने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। आर्यन मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता था, आप इतनी प्यारी है कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपके लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों की मसाज कर रहा था। उसके हाथों में जादू था। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही ख़ास तेल है, ख़ास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब अपने भाई पर गौर किया, मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे और पंखा बंद था और गर्मी भी बहुत थी। ये सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे। चलना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैं सोई नहीं,
बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर वो किससे बातें कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज़ आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब वो हॉल रूम से निकला, उसके हाथ में काफ़ी सारे पैसे थे, जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। पहले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, अंजू दीदी, आप उठ गई? मैं चलते हुए उसके करीब आई। वो हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो नज़रें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वो एकदम से सहम गया। कहने लगा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे ही मोबाइल खरीद लूँगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर ख़राब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वो शर्मिंदा था। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी ही सोने के लिए चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब आर्यन अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। वो जितनी हैरान होती उतना ही कम था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को सीधा रूम में ही ले गया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी, जब वह सब हंसते हुए अंदर आए। मैंने तुरंत दुपट्टा लिया और फिर आर्यन को समझाने लगी कि ये क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, फिर भी इन लोगों को घर पर लेकर आए हो। आर्यन कहने लगा, ये मेरा भी घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? आप एक काम करो, खाना तैयार करो जल्दी से। ये मेरे बहुत खास दोस्त है। वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ज़रूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तभी वो कहने लगा, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगे। मुझे आर्यन का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वो ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे ही घूर रहे थे। वो सभी आर्यन की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वो लोग गए, तब मैं आर्यन पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वो तो अगले ही पल मेरे हाथ थामकर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? ठीक है, नहीं आएंगे वो दोबारा, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे आर्यन की हरकतें कुछ अजीब से लगने लगी थी, क्योंकि वो मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज़ भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई, तब अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए थे। मैंने बौखलाकर आंखें खोली तो आर्यन मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, मगर वो कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। खैर, मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। आर्यन के हाथों की मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी, मगर जब मेरी आंखें खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। ये सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतना तेज़ दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी, मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान ना सकी। मुझे तो बस आर्यन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो।
कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो सारा दृश्य मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर से मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो ये सब कुछ ना समझ पाती। घर में मेरे और आर्यन के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर होने लगता और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी होती। तन बदन में कमज़ोरी होती जा रही थी। उस दिन भी आर्यन मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मेरी हालत देखकर मेरी माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वो अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर रहा था? आर्यन मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि वो मेरा सौतेला भाई है। वो मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को ये सारी सच्चाई बताऊं। आर्यन मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच लेता। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन करने से पहले डॉक्टर से कहा इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करे। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें थम सी गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, तब आर्यन फिर से मेरे पास आया और मेरे सर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवाई थी। जैसे ही मैं उसे सूंघती, मैं बेहोश हो जाती। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया, तब तक मेरे माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आर्यन मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वो आर्यन को पैसे देते और चले जाते। ये जानकर मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और थप्पड़ की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे तुम होश में तो हो या पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वो वीडियो दिखा दी कि ये जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर मेरी माँ फर्श पर गिर गई। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने आर्यन को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा था। आर्यन ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और अपनी बहन की जिस्म फरोशी कराई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर वो घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ था, जिसका मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर आर्यन ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई तो बहन के रक्षक होते हैं, लेकिन मैं ये भूल चुकी थी कि वो मेरा सौतेला भाई है। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटियों को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि शैतान मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि वो किसी न किसी की बेटी की इज्जत को नीलाम कर सके। मैं सभी तमाम देखने और सुनने वालों से ये विनती करती हूँ कि हमेशा अपनी बेटियों को पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे अकेला ना छोड़े। इस सारे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज़्यादा एतबार करने लगी थी।
उसे अपना सगा भाई मानने लगी थी। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। आप सबकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।